नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्रजातांत्रिक न्यूज़ और आज हम आ गए हैं वाराणसी और यहाँ पे जो सबसे हाईलाइटेड केस है आकांक्षा दुबे मर्डर केस, उसमें हम मुलाकात कर रहे हैं उनके वकील शशांक शेखर त्रिपाठी जी से। सर बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सर ये बहुत बड़ा बहुत ही हाईलाइटेड केस इस समय जो है आकांक्षा दुबे का चल रहा है और आप काफ़ी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम सबसे पहले सर जानना आपसे ये चाहेंगे कि आखिर ये केस है क्या, किस तरह का केस है, क्योंकि लगातार मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही है। कहीं पे उनके डिप्रेशन की बात हो रही है, कहीं सुसाइड की बात हो रही है, कहीं बात मर्डर की हो रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप सबसे सही व्यक्ति होंगे इस बात पे प्रकाश डालने के लिए कि आखिर इस केस में है क्या और ये केस किस तरह से बढ़ रहा है। देखिए, आत्महत्या के पीछे मोटिव होना चाहिए। तो एक 27 साल की लड़की जो अपने कैरियर के पीक पे है, जिस सफलता के पायदान पे जाने के लिए हीरोइनें पूरी जिंदगी मेहनत करती है, उस बड़े पायदान पर वो खड़ी थी और अपने जो उसके साथ मिसबिहेव किए जा रहे थे, जैसा कि आकांक्षा की मां का आरोप है और उन्होंने बताया है समर सिंह और लोगों के द्वारा, उसके साथ वो लगभग जीने की आदी थी। लगातार 2-3 सालों से उसकी मां ने बताया कि वो उनके उस टॉर्चर का शिकार हो रही थी। तो उसके साथ वो जीना सीख चुकी थी और अपने लिए नए रास्ते तलाश रही थी। जैसे पवन सिंह के साथ उसने गाना किया था और भी कुछ काम कर रही थी। तो उस लेवल पे जा कर के ऐसे सुसाइड कोई नहीं करता है। सुसाइड के पीछे कोई मोटिव नहीं है, सुसाइड नोट नहीं है। होटल में जाते समय, होटल से निकलते समय जिस मॉलिक्यूल बार में पार्टी में जाने की बात कही जाती है, उसमें जाते समय आकांक्षा बिल्कुल खुश दिखाई दे रही है, वहाँ से निकलते समय भी खुश दिखाई दे रही है। होटल जब वो पहुँचती है तो भी वो बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल एकदम स्पोर्टी कदमों से वो चल करके होटल के अंदर जाती है। और उसके अंदर जाने के थोड़ी देर के बाद जो लड़का जाता है उसके साथ वो बाहर निकलता है, ऐसा होटल मैनेजमेंट के द्वारा बताया जाता है। और उसके बाद 2:50 पर मुझे लगता है उनके इंस्टाग्राम पे एक रील जारी कर दी होती है कि वो रो रही हैं और बिलक बिलक के रो रही हैं, काफ़ी डिप्रेस दिखाई दे रही हैं, परेशान दिखाई दे रही हैं। लग रहा है कि बोलना चाहती हैं, बोल नहीं पा रही हैं और लड़खड़ा रही हैं, लेकिन वो लड़खड़ाना नशे वाला लड़खड़ाना नहीं है। आप देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे, आपके माध्यम से जनता भी देखेगी उस वीडियो को या देख रही होगी, तो वो लड़खड़ाना वो नशे वाला वीडियो नहीं है। लड़खड़ाना वो ऐसा लग रहा है कि किसी प्रेशर में या उनके अंदर, जो कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि उनके स्टमक में एक ब्राउन कलर का 30 ml का एक अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस पाया गया, जिसकी पहचान डॉक्टर्स नहीं कर पाए। तो उसकी विसरा रिपोर्ट जांच के लिए गई हुई है। तो मुझे लगता है कि उसके प्रेशर में वो लड़खड़ा रही थी। फिर वो उनके जो कैमरे में वो लाइव दिखती हैं, 2 मिनट 18 सेकंड का वो वीडियो है, इंस्टा पे लोगों ने बताया कि वो चल रहा है। उसमें जो वो टर्न करती हैं और घूमती हैं, तो उस जगह की को भी दिखाई देता है जहां ऊपर पंखा है, नीचे बेड है और बीच वाली जगह। तो उस समय तक भी उस पर वो जो फंदा टाइप का बना करके उनको लटकाया गया, वो उसमें नहीं मौजूद नहीं। अगर उन्होंने आत्महत्या की होती तो उस घटना के पहले, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो थी उसके पहले वहाँ पर वो लटक रहा होता, उसकी तैयारी कर चुकी होती, फिर मरने के लिए बहुत बार लोग लाइफ मरना शोक आप करते हैं, तो वैसे भी कोई घटना नहीं थी। सर जैसे बात हो रही है क्योंकि सुसाइड हुई, अगर हम सुसाइड की बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि मोटिव की बहुत ज़रूरत है। लगातार खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं आकांक्षा जो है वो डिप्रेस थी, डिप्रेशन की मेडिकेशन ले रही थी। तो ऐसी कोई बात है क्या कि वो डिप्रेशन की मेडिकेशन ले रही थी या डिप्रेस थी, ऐसी कोई खबरें हैं? कोई डिप्रेशन की मेडिसिन नहीं ले रही थी, डिप्रेस नहीं थी, लगातार खुश थी, सफलता के बड़े पावदान पे थी, बहुत गरीब परिवार से आई थी, अपने जीवन की सफलता की उन ऊंचाइयों पर देख रही थी जहां पर बैठने का सपना बड़ी हीरोइनें देखती हैं। और वो किसी प्रकार की डिप्रेस नहीं थी, किसी प्रकार से नशे में नहीं थी। तो इसलिए ये स्टोरी बिल्कुल गलत है कि वो डिप्रेस थी। एक बड़े पुलिस अधिकारी का दावा था कि बेचारी बहुत डिप्रेस थी, वहाँ पार्टी से, ब्रेकअप पार्टी से आई थी और फिर उसके बाद उसने शराब पी हुई थी। तो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब उनके स्टमक में पाया ही नहीं गया।
ब्रीथिंग स्पेस में भी अल्कोहल नहीं था, तो इसलिए वो शराब पीने वाली और डिप्रेस्ड वाली स्टोरी जो है साइड ऑन हो गई, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने बताया कि एक बड़े पुलिस अधिकारी ने ये बयान दिया था कि वो डिप्रेस थी और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो अगर इस पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहे हैं पुलिस को लेकर, उनकी जांच को लेकर, क्योंकि सबसे पहले जो खबरें आई उसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया कि पुलिस ने बता दिया है कि सुसाइड करार दे दिया है इस इन्वेस्टिगेशन को। सबसे पहले आपको बताएं, किसी भी हत्या में या किसी भी अपराध में, ठीक है, जो पर्यवेक्षण अधिकारी होता है उस थाने के बड़े क्राइम का, मतलब अगर 302 का अपराध है या आत्महत्या 306, मतलब 10 साल या 10 साल से ऊपर की सजा के अपराध है, तो उन परिस्थितियों में पर्यवेक्षण अधिकारी को कोई भी बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इस मामले के जो पर्यवेक्षण अधिकारी थे वे प्रथम दृष्टया मौके पर गए, उन्होंने देखा और ANI न्यूज चैनल पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि प्रथम दृष्टया हमको आत्महत्या का मामला नजर आता है। अच्छा देखिए, मैं उस समय एज एडवोकेट इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन चूंकि भाजपा के लीगल सेल का क्षेत्रीय संयोजक होने के नाते इन सारी चीज़ों पर नज़र रखनी होती है, क्योंकि बहुत बार बताना पड़ता है, पार्टी को ब्रीफ करना पड़ता है और मीडिया के बंधुओं को सरकार की ओर से जवाब देना पड़ता है, तो उस पर मेरी नज़र थी। पहले इंस्टेंस में मैंने जो वहाँ के ACP साहब थे, थाना सारनाथ के ACP ज्ञान प्रकाश राय जी का बयान सुना कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या, तो मुझे इसको लेके थोड़ा चिंता हुई। मुझे लगा कि इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए, आखिर क्या वजह हो सकती है, नहीं जैसे एक वकील का मन खटका। बिल्कुल। फिर मैंने उसको देखा तो फोटोग्राफ्स थे उसके, तो उसमें पुलिस के द्वारा कहा गया था हैंग कर ली थी, वो हैंग दिखाई दे रही, तो मैंने देखा हैंग में नहीं दिख रही थी। हैंग मतलब लटकने का मतलब है कि धरातल को छोड़ करके आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है वो कुछ इतने ऊपर हो जाए कि आप बहुत प्रयास करके भी बॉडी को अपने जमीन से टच करके उसको सहारा न दे सके, क्योंकि मरने के लिए जो 7-8 किलो का जो प्रेशर आपके यहाँ श्वास नली पे चाहिए, वो तभी होगा जब आप लटकेंगे और फ्रीली आपकी बॉडी नीचे होगी, तो वो जो नीचे बॉडी का वेट होगा और वो जो गले में फंदा फंसेगा, तो उससे उतना प्रेशर डेवलप होगा कि व्यक्ति मरेगा। अच्छा, मरने का भी आत्महत्या करने का प्रोसेस जो है वो लगभग 50 सेकंड के आसपास का है। जैसे आप कभी किसी को आप देखेंगे, जैसे फांसी देती हुई फोटो आप देखते हैं या किसी को लटकता हुआ कभी आप लोगों ने देखा होगा, तो वो पैर बहुत देर तक उसका हिलता रहता है, वो छटपटाहट होती है। तो वो जो छटपटाहट होती है वो इनर कॉन्शियसनेस का रिएक्शन होता है, मतलब तंत्र की प्रतिक्रिया। जब आपका दिमाग शून्यता में जाने लगता है आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का या मरने वाले व्यक्ति का, तो उसके तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम उसका रिएक्ट करता है बचने के लिए। तो बहुत तेजी से हाथ पांव मारना, सांसें लेने का प्रयास करना, उससे जो ब्लड के चैम्बर्स होते हैं हार्ट में वो पंप करते हैं, समझ रहे हैं जी, वो आपके ऑर्गन्स को पावर देने के लिए तेजी से पंप करते हैं। और वो छटपटाहट बढ़ती है, तो नोचना, कोई चीज छीनना, या जैसे कोई किसी का गर्दन दबा रहा हो तो जब दम घुटता है तो वो बचने का प्रयास करता है, नाखून मारता है। तो इन परिस्थितियों में यदि उसने ऐसा किया होता तो उसके तंत्रिका तंत्र ने रिस्पॉन्ड किया होता तो क्या होता? तो होता ये कि जिस चादर पे वो बैठी हुई थी वो बिल्कुल सिकुड़ मिकुड़ जाता, वो बिल्कुल खराब हो जाता, उसके पैर बेड के ऊपर हो जाते और फिर वो खड़ी हो जाती, तो उसके बॉडी को, उसके श्वास नली को 8 किलो 7 किलो का प्रेशर नहीं डेवलप हो पाता और वो मरती नहीं, बेहोश हो जाती। तो इन्हीं सब चीजों को देख करके हम लोगों को प्रथम दृष्टया शंका हुई और आकांक्षा दुबे की मां का पहले दिन से यह आरोप है कि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई और पुलिस ने मेरा FIR हत्या का ना लिख करके 306 का लिखा। देखिए, जब अपराध होता है ना, तो अपराधी या अपराधी को बचाने वाला कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो कई ऐसी गलतियां छोड़ देता है जिससे कि बहुत दिनों के बाद भी अपराधी तक आप पहुंच सकते हैं। उसमें जो उनका FIR है उनकी मां का, उसका जो एक्सपेंशन पुलिस के अधिकारियों द्वारा किया गया, अन्य लोगों द्वारा किया गया, शुरू में मीडिया भी द्वारा जो किया गया, वो यह था कि
प्रार्थना पत्र आत्महत्या का दिया गया, इसलिए मैंने थाने पे प्रथम सूचना दर्ज आत्महत्या की दर्ज कर ली। उनकी माँ का जो प्रार्थना पत्र है वह सही नहीं है, क्योंकि उनकी माँ का कहना यह है कि हमारे प्रार्थना पत्र पे एफआईआर नहीं लिखा गया, पुलिस के दरोगा जी ने बोल करके एफआईआर लिखवाया और उस एफआईआर के में हत्या की बात नहीं लिखी हुई है। लेकिन चूंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग बातों को देखते हैं गौर से। आपको बताऊं, उसमें लिखा हुआ है कि मेरी बेटी ने जान गंवा दिया। जान गंवा दिया शब्द का मतलब आत्महत्या भी नहीं होता है और हत्या भी नहीं होता है। तो जब उसकी माँ अपने 161 के बयान में, 164 के बयान में बार बार ये चिल्ला रही है, पुलिस अधिकारियों क्या चिल्ला रही है, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र दे रही है और सभी जगहों पर यह मांग कर रही है कि हमारी बेटी की हत्या हुई है, मतलब उसका 161 का बयान है, पुलिस के सामने कर रही है, तो उसके 161 के बयान पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं प्रोसीड ऑन कर रही है? आखिर क्या परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि पुलिस के सभी अधिकारियों ने कहा कि उसने आत्महत्या का प्रार्थना पत्र दिया, कि मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, गंवा देने का मतलब क्या होता है? जान गंवा देने का मतलब क्या हुआ कि जान दे दिया, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया? आप लोगों ने कानून की गलत व्याख्या की है और इसीलिए आज आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप लोगों ने अपने कमिश्नर साहब को डीरेल करने का प्रयास किया, आपने अपने कमिश्नर साहब को गलत इंफॉर्मेशन दी। कमिश्नर साहब ने एक प्रेस नोट जारी किया कि ये इन्वेस्टिगेशन हुई, आकांक्षा की लाश लटकती हुई दिखाई दी प्राथमिक तौर पर कर्मचारियों को। उसके बाद जो है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन की गई, इन्वेस्टिगेशन में गवाहों का बयान लिया गया, अन्य साक्ष्य जुटाए गए, 306 पाया गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। माने आपने अपने बड़े अधिकारी को भी कैसे मिसगाइड किया, इसको लेके मैंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। मैंने कहा साहब आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, आपके पास बहुत सारे सिस्टम है, आप जरा वो फोटो मुझे दिखा दीजिए जिसमें वो हैंग करती हुई दिख रही है, और अगर हैंगिंग की ये परिभाषा है तो साहब हैंगिंग की परिभाषा ब्रिटिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में और भारत के अन्य डिक्शनरियों में बदलवा दीजिए। तो मतलब इसका ये होता है कि बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से इसमें संलिप्त थी और बड़े अधिकारियों से जांच की जो भी जानकारी थी वो छुपाई जा रही थी, गलत इंफॉर्मेशन लीड की जा रही थी। एक सवाल मेरा और बनता है सर कि सुसाइड नोट नहीं मिला, अब सुसाइड नोट न मिलने पर क्या पुलिस किसी भी केस को हत्या या आत्महत्या डिसाइड करके बता सकती है, या उसमें कोई ऐसी प्रावधान है कि वो उनको जांच करनी होगी? जब किसी की भी मृत्यु की सूचना मिलती है पुलिस को, तो पुलिस सबसे पहले तहरीर का इंतजार करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में डिसाइड किया है कि जो तहरीर है वो इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। तहरीर में जो भी लिखा गया है वह सिर्फ प्राथमिक तौर पर पुलिस के प्रशासन को प्रोसीड ऑन करने के लिए, उनकी गति को प्रारंभ करने के लिए। जैसे आप चाबी किसी गाड़ी में लगाते हैं और उसका इग्निशन ऑन करते हैं, तो वो एफआईआर बस वही दस्तावेज है जिससे पुलिस का इग्निशन ऑन होगा। उसके बाद पुलिस सर्वप्रथम 161 का बयान लेगी वादिनी का। अगर वादिनी 4 बार बयान देना चाहती है तो वादिनी का 4 बार बयान लेगी। अगर वादिनी 10 बार बयान देना चाहती है तो 10 बार बयान लेगी, क्योंकि उसने अपना सर्वोच्च खोया है, उसने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खोया है। उसके भी विचारों को, उसके इनपुट्स को भी विवेचना में शामिल किया जाना चाहिए। परंतु बनारस के कमिश्नर साहब ने को जो इनपुट दी गई, उसके आधार पर उन्होंने जो प्रेस नोट जारी की, उसमें लिखा गया कि वो लटक रही थी। फिर ये लिखा गया कि गवाहों के बयान लिए गए। बहुत अच्छा सरकार, लेकिन क्या उसमें यह भी लिखा है कि वादिनी का बयान लिया गया? चलिए, क्या उसकी मोबाइल डिटेल्स खंगाली गई, हत्या या आत्महत्या? क्योंकि प्रार्थना पत्र में तो आत्महत्या भी नहीं है, तो चलिए हत्या भी नहीं है, आपकी ही बात मान लेते हैं। आपके प्रार्थना पत्र को जिस पर एफआईआर दर्ज है उसको सही मान लेते हैं। तो क्या उसमें लिखा हुआ है कि उसने आत्महत्या कर ली? जब उसमें नहीं लिखा हुआ है तो दोनों दृष्टिकोण डेवलप होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? तो एक ही दृष्टिकोण क्यों डेवलप किया गया? और पर्यवेक्षण अधिकारियों ने आपको जो मिसगाइड किया उसके लिए पर्यवेक्षण अधिकारियों को क्या सजा दी गई? मेडिकल रिपोर्ट्स आई नहीं, विसरा रिपोर्ट आई नहीं, उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड पाया गया उसकी रिपोर्ट आई नहीं, लैब टेक्नीशियन की रिपोर्ट आई नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, मोबाइल की डिटेल्स आई नहीं। इवन एक्यूज्ड फरार चल रहा है और एक्यूज
ने अभी अपना बयान दिया नहीं। एक्यूज के खिलाफ एनबीडब्ल्यू अभी जारी नहीं हुआ था उस दिन, मुझे लगता है तब तक जारी भी नहीं था, और एक्यूज फरार चल रहा था और आपने उसको 306 घोषित कर दिया। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का स्टेटमेंट जारी हुआ माननीय कमिश्नर के द्वारा, वह गलत इनपुट्स पर आधारित था, जिसको लेकर मैंने प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया। मुझे लगता है 10 से ज्यादा दिन बीत गए हैं और अभी तक कमिश्नर साहब के यहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है और न तो पुलिस का कोई जवाब आया है। आगे अगर बात करें इस केस की, तो अब इस केस में 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आप लगातार कह रहे हैं कि इसमें अभियुक्त जो है वो फरार चल रहा था, उसकी कोई बात नहीं हुई थी, उसका कोई बयान दर्ज नहीं हुआ था, उसके बाद भी 306 बता दिया गया मुकदमे को। तो क्या अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें कोई बात खुल के सामने आई है, किसी तरह का अभियुक्त का कोई बयान आया है? देखिए, इस स्टेज पर अभियुक्त के जो बयान आए हैं वो विवेचक के पास होंगे, वो अपने पास नहीं है। हाँ, और जो एक और बात आपको बता दूं, जब आकांक्षा की माँ मुंबई में थी तो वहाँ पर आकांक्षा की माँ को एक अनुराधा नाम की आकांक्षा की सहेली थी, उन्होंने आके बताया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। तो आकांक्षा की माँ मधु दुबे ने कहा ना ना, हमारी बेटी आत्महत्या ना ही कर सकेला। तो इन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं, वो आत्महत्या कर रही है। फिर इन्होंने कहा कि आप कैसे जाएंगी, तो उन्होंने उनका टिकट भी करा दिया। टिकट कराने के बाद वो दोनों लोग बनारस आए। अगले दिन अनुराधा भी बनारस आती हैं। बनारस आने के बाद अनुराधा जी उनको पोस्टमार्टम हाउस पहुंचती हैं। अच्छा, वो लखनऊ तक की फ्लाइट होती है। लखनऊ की फ्लाइट से अनुराधा जी उनको मोबाइल नंबर देती हैं कैब ड्राइवर का। कैब ड्राइवर उनको लेके बनारस आ जाता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगले दिन जब अनुराधा आती हैं तो सीधे पोस्टमार्टम हाउस जाती हैं, और मुझे लगता है अनुराधा पहली बार या दूसरी बार बनारस आई थी। बनारस के व्यक्ति को, जैसे हम लोग वकालत करते हैं, समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन हमको अगर शिवपुर का पोस्टमार्टम हाउस खोजना हो तो नहीं पहुंच पाएंगे, किसी से 10 लोगों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो नया बना है, हम लोगों को उसका आइडिया नहीं हो कहाँ बना है। और वो 20 मिनट के अंदर एयरपोर्ट से वहाँ पहुँच जाती हैं अपने कैब ड्राइवर के साथ या अपने ड्राइवर के साथ। फिर वहाँ पहुँच के वो जल्दी जल्दी करती हैं कि चलिए चलिए चलिए, इनका दाह संस्कार हो जाए। उनकी माँ कहती हैं कि चला ठीक हो, दाह संस्कार करे, ले चलत है। और परिवार के लोग भी, कुछ लोग हैं उनके रिश्तेदार हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग हरिश्चंद्र घाट जाएंगे। जैसा मुझे बताया गया वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा हम लोग हरिश्चंद्र घाट जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप लोग हरिश्चंद्र घाट नहीं, मणिकर्णिका चलिए, वहां पर मैंने सारी व्यवस्थाएं कर दी है। अनुराधा ने सारी व्यवस्थाएं खुद कर दी है, जबकि वो दूसरी बार या तीसरी बार बनारस आई थी, बनारस उनका कोई लेना देना नहीं। ऐसा अनुराधा के चाचा ने, आकांक्षा के चाचा ने, आकांक्षा के भाई ने और आकांक्षा की माँ ने बताया, सारे मीडिया चैनलों पर भी चला। तो अनुराधा की संलिप्तता पे भी कोई सवाल उठा है या उनको किसी तरह का समन जारी किया गया है कि वो आए और इस बारे में जानकारी दें? देखिए, इन सारी चीजों पर हम लोगों ने 2-3 दिन पहले विवेचक को एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इस पूरे मामले में अनुराधा की भूमिका की जांच होनी चाहिए। तो उसको लेकर के उनको एक नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है, और मुझे लगता है कि नोटिस जारी करना पड़ेगा प्रशासन को। और पुलिस के सामने जब वो आएंगी तो हम लोगों के बहुत सारे इंट्रोगेशन हैं, उनके साथ बहुत सारे प्रश्न हैं। क्योंकि देखिए, एक निशा पांडे जी हैं जो भोजपुरी की बड़ी गायिका है। निशा पांडे भी उनके क्रिमिनेशन में शामिल होना चाहती थी। निशा पांडे जी ने उनकी माँ को, आकांक्षा की माँ को फ़ोन किया कि आप अभी उनकी बॉडी को क्रिमिनेट न करिए, क्योंकि अगर उनकी लाश जल जाएगी तो सबूत सारे मिट जाएंगे। जिस पर अनुराधा जी ने आकांक्षा दुबे की माँ मधु दुबे से मोबाइल छीन करके निशा पांडे को कहा, चूतिया औरत रख फोन, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद एक तनु प्रियंका नाम की बड़ी गायिका है, उन्होंने भी लगातार फ़ोन किया, तो उनका भी फ़ोन इन्होंने उठाया अनुराधा जी ने, और उनको गालियां दी और उनका फ़ोन कट कर दिया। तो मधु दुबे का फ़ोन, आकांक्षा की माँ का, अनुराधा के हाथ में क्यों था? और जब वो फ़ोन दे करके गई, फिर शाम को जब क्रिमिनेशन पूरा हो गया तो आकांक्षा की माँ ने कहा, चला बेटिया घरे चला, बहुत दूर से आ रहे हो, थक गए हो, कल जाइए। तो जैसा कि अनुराधा के चाचा ने बताया और अनुराधा के भाई ने बताया, अरे आकांक्षा के चाचा और आकांक्षा के भाई ने बताया कि उन्होंने कहा हम जिस काम से आए थे वो हो गया, अब हम जा रहे हैं। वो
इतना दर्द लेकर के मुंबई से आई थी जिस सहेली के लिए, उसके क्रिमिनेशन के बाद उसकी माँ से मिलना और हालचाल करना भी और विदाई लेना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने चाचा और भाई को बताया, मतलब आकांक्षा के चाचा और भाई को बताया कि मैं जा रही हूँ, मैं जिस काम से आई थी हो गया, और वो चली गई। तो इसमें ऐसी बातें बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ साक्ष्य भी डिलीट किए, न सिर्फ बॉडी को क्रीमेट कराया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आपने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, उसके साथ ही आकांक्षा की जो माँ है उनके फोन से भी कुछ इमेजेस डिलीट की, कुछ फोटोज डिलीट की। कुछ नहीं, सारी इमेजेस और सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स सब कुछ उनके मोबाइल से डिलीट था। और यही नहीं, आकांक्षा के भाई हरिओम के भी मोबाइल से वो सब कुछ बिल्कुल डिलीट था। मतलब उनका मोबाइल बिल्कुल क्लियर था कि उसमें उनके मोबाइल में कोई भी एविडेंस, कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह नहीं बचे थे। इस बीच में जब आकांक्षा की माँ को लगातार शुभचिंतकों के, रिश्तेदारों के, नातेदारों के फोन आ रहे थे, तो चूंकि उनका मोबाइल अनुराधा के पास था तो इसलिए अनुराधा ने बहुत सारे फोन उठाए नहीं, कुछ फोनों को उठा करके उनको उनके साथ मिसबिहेव करके फ़ोन काट दिया। तो ये सब जो गतिविधियां उनकी थी वह निश्चित तौर पर शंका पैदा करने वाली थी और षड्यंत्र में शामिल होने की परिस्थितियों को बनाने वाली थी। क्या पुलिस अभी तक अनुराधा को किसी तरह का कोई समन जारी कर पाई है? हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अनुराधा को, क्या जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट थी उसमें इन बातों का खुलासा हुआ था कि अनुराधा भी कहीं ना कहीं इसमें कहीं से संलिप्त है या उनका कोई नाम था या जांच में कोई उनका नाम था? प्रथम दृष्टया जो चीजें थी, एक दिन तक तो लग रहा था कि अनुराधा उनकी मदद की थी, लेकिन जब उनकी माँ, आकांक्षा की माँ ने अपना मोबाइल देखा, फिर साक्ष्यों पर थोड़ा उनके रिश्तेदारों ने नजर डाला, फिर अन्य लोग जैसे निशा ने फिर फोन करके बताया कि आंटी आप क्यों करा दी, फिर ऐसे करके फिर वो प्रियंका जी ने भी बताया, और सारे लोगों ने जब इस बात का खुलासा किया तब यह बात समझ में आई कि अरे ये तो बहुत बड़ी मिसहैपनिंग करा करके वो चली गई, इसलिए उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब लगातार जैसे बात हो रही है कि आकांक्षा दुबे का ये जो पूरा केस है, इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस संलिप्त है, कहीं ना कहीं अब बात हो रही है समर सिंह के बारे में, बात हो रही है उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके भाई की गिरफ्तारी हुई है, तो इस पे अब बात हो रही है कि इनकी संलिप्तता पे क्या कोई अभी तक किसी तरह की जांच हो पाई है कि ये किस तरह से इन्वॉल्व है, या इसमें और कोई भी सामने आ सकता है, या जांच अभी किस तरह से हम देख सकते हैं इस जांच को? देखिए, मैंने बताया ना कि प्रथम चरण से ही, मतलब जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस की जो भूमिका होती है वो आत्महत्या के रूप में शो होती है। बड़े अधिकारी का बयान आता, आत्महत्या कर लिया, आकांक्षा की मां थाने में प्रयास करती है FIR दर्ज कराने का हत्या में, वहां कहा जाता नहीं आत्महत्या है, हम आत्महत्या लिख ले रहे हैं, बाद में आप कहेंगे तो हत्या लिख लेंगे। इस तरह से एक अनपढ़ गरीब माँ जो अपनी बेटी की मृत्यु की सूचना लेकर आई है, वह कितना थाने को, आप समझ सकते हैं हमारे थानों की स्थिति क्या है। तो निश्चित तौर पर, और बार बार वो बयान दे रही हैं, 161 का बयान दे रही है, कोर्ट में एफिडेविट दे के बयान दे रही है कि मेरी बेटी की हत्या हो गई, लेकिन पुलिस ने वो हत्या वाले मोड से जांच नहीं की। इस नाते हम लोगों ने 2 दिन पहले प्रार्थना पत्र दिया है, आकांक्षा दुबे की मां ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि अनुराधा को तलब किया जाए, और अनुराधा के लिए कई सवाल है जिस पर पुलिस को उनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो हत्या की एक दिशा बनती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही थी कि अनुराधा ने किसी तरह का नोटिस भेजा है। हाँ, अनुराधा ने एक नोटिस भेजा है निशा पांडे को, एक अमित राय जी हैं फिल्म डायरेक्टर है उनको, और आकांक्षा की माँ को, और एक और किसी को। तो निशा पांडे ने भी चूंकि मुझे ही अपना वकील बनाया है, अमित राय ने भी मुझे ही अपना वकील बनाया है, जो डायरेक्टर हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, और उनकी माँ का तो मैं वकील हूँ ही। तो उसमें उन्होंने एक तरह से समझिए वो इमेच्योर्ड और इनफैक्चुअस उनका नोटिस है। पहले तो मैं आपके माध्यम से बता दूं, क्योंकि अभी प्रक्रियाएं जांच की चल रही हैं और उसमें कौन अभियुक्त पाया गया, कौन पाया जाएगा, इन सब चीज़ों पर अभी विषय आने बाकी हैं। दूसरा ये है कि जो उनकी मां ने आरोप लगाए हैं वो सत्य तथ्यों पर आधारित है, इसलिए वो डिफेमेटरी कथन की श्रेणी में नहीं आते हैं। और उन्होंने 2-3 बातें ऐसी अपनी नोटिस में बताई हैं कि जो अपराध में शामिल जो ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं वो सबसे पहले चंगुल में आते हैं। तो उन्होंने जैसे लिखा है कि पुलिस के डायरेक्शंस का वायलेशन हो रहा था, वो निशा पांडे करना चाह रही थी, प्रियंका करना चाह रही थी, और अन्य लोग करना चाह रहे थे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की भी गाइडलाइंस हैं कि आप किसी का क्रिमिनेशन कहाँ होगा, कब होगा, ये
किसी ऐसे व्यक्ति का भी नहीं पुलिस तय कर सकती है जिसकी इनकाउंटर में भी हत्या हुई हो या इनकाउंटर में वो मारा गया हो। मतलब अगर किसी का पुलिस एनकाउंटर करती है तो पुलिस को ये राइट नहीं है कि वो उसके परिवार को ये बताए कि क्रिमिनेशन कहाँ होगा, कब होगा। ठीक है, तो अब ये तो बड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि पुलिस के डायरेक्शंस थे कि क्रिमिनेशन कर दो जल्दी। अब पुलिस को लोग बताएं कि पुलिस ने क्या डायरेक्शंस इशू किए थे, और पुलिस के लोगों को या तो बताना पड़ेगा या आकांक्षा के खिलाफ FIR लिखनी होगी। तो एकदम प्रॉपर तरीके से अनुराधा ने जो गलतियां की हैं वो निश्चित तौर पर सबके सामने है, और मुझे लगता है अनुराधा ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने जो गलतियां की हैं, क्योंकि उन्होंने मोबाइल डिटेल्स की भी चर्चा कर दी है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने क्या बोला है, किससे बोला है, फोन उठा के क्या बोला है, फिर एक प्रियंका का फोन आया मैंने उनको, तो ये सारी चीजें एक तरह से उन्होंने तो कहीं ना कहीं वो अपने आप स्वीकृत करती जा रही है अपने उस लीगल हमारे एलिगेशंस को, मतलब आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मधु दुबे। तो मधु दुबे जी जो वादिनी मुकदमा है और आकांक्षा की माँ है, उनके एलिगेशंस को उन्होंने एक तरह से स्वीकार कर लिया है और उस पर एक रिटन स्टेटमेंट दे दिया है जो अपने काम आएगा। तो ये कहीं ना कहीं जल्द ये कह सकते हैं कि अभी भी आकांक्षा दुबे के केस में कई ऐसी गुत्थियां हैं जो सुलझी नहीं है, उन्हें सुलझना बाकी है, और जो 2 गिरफ्तारियां हुई है महज सिर्फ एक शुरुआत है। हाँ, ये एक शुरुआत है। और कौन से लोग हत्या के षड्यंत्र में, और कौन से लोग शामिल थे, हत्या कैसे कराई गई, किन लोगों के इन्वॉल्वमेंट से कराई गई, क्या मोटिव था, ये सारी चीजें अभी सामने आना बाकी है। लगातार इस केस को कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत के केस से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल सेम कंडीशन है, बिल्कुल सेम कंडीशन है। उस फिल्म की जिन्होंने भी पटकथा लिखी थी, उस पटकथा से प्रेरित लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से उसको ड्रामेटिकल रूप दिया गया, आप बेड देखेंगे ना कितना क्लीनली एकदम बिछा हुआ, आप अपने घर में चादर बिछाइए और देखिए 2 मिनट के अंदर उसके पास श्रिंकल्स आ जाते हैं, लेकिन कोई श्रिंकल नहीं चादर पे। उसने जैसे प्राण निकलते हैं तो ऐसे करके आस पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको व्यक्ति पकड़ने का प्रयास करता है। इसीलिए आप कई बार देखेंगे जो आत्महत्या करता है, जिसकी हत्या हुई होती है, जिस ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको ऐसे पकड़ लेता है, उसके फिंगर्स ऐसे उसको पकड़ लेते हैं कि फिर उसको उस ऑब्जेक्ट को छुड़ाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को काटना पड़ता है, या उसको वो तो वैसा भी कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि जिस क्षण उनको बेड पर बैठाया गया उस क्षण उनके शरीर के तंत्र काम नहीं कर रहे थे। अब ये कई रीजन हो सकते हैं, ये आप तय करें, जनता तय करे, देश के लोग तय करें कि तंत्र किन परिस्थितियों में काम नहीं करते हैं। और डॉक्टर्स की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें मैंने एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया उनके स्टमक में जो अनआइडेंटिफाइड 30 ml का जो सब्सटेंस है वो हैजार्डियस श्रेणी का है, क्योंकि उनका स्टमक है उसकी जो म्यूकस वाल है वो पूरी तरह से चोक्ड थी। तो वो चोक्ड उन्हीं कंडीशंस में होती है जब कोई हैजार्डियस पदार्थ पेट में, जैसे जहर, जैसे चूहा मारने की दवा आप खा लीजिए तो वो थोड़ा बहुत चोक हो जाएगा। मतलब हाई पावर का जहर आपके पेट में जब जाएगा तो वो चोक्ड हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अभी जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उसमें ये जरूर कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि ये आत्महत्या तो कतई नहीं है, ये बिल्कुल एक साफ सुथरी तौर पर मर्डर का इन्वेस्टिगेशन है, प्लान मर्डर है। और सुशांत सिंह राजपूत से जैसा आपने बताया कि उस केस से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड केस है। और एक बात और आपको बताऊं, मुझे अभी कोई बता रहा था कि जिस रूम में आकांक्षा ठहरी हुई थी उस रूम में कोई ऐसा स्टूल टाइप की रचना नहीं थी जिसको ऊपर लगा करके जिस पर वो चढ़ के उस फंदे को पंखे में बांध सके। बात आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। तो वैसा कोई स्टूल मिला भी नहीं है और वो स्टूल वहां मिला भी नहीं, बरामद भी नहीं। अगर वो स्टूल होता ना तो वहीं बेड पर ही गिरा हुआ दिखाई देता या बेड के बगल में कहीं गिरा हुआ दिखाई देता। और फिर उसे हैंग करने के लिए जब वो चढ़ती उस पर और वो जब पैर से मार के स्टूल गिराती तो जब स्टूल गिरता तो बेड पर ही होता और फिर वो बेड पर खड़ी हो जाती। तो आप जो परिस्थितियां क्रिएट की गई हैं उसको क्रिएट करने वाला अच्छा डायरेक्टर तो है, लेकिन उसको कानून की जानकारी नहीं थी कि हम लोग भी इस मामले में इन्वॉल्व हो सकते थे और मीडिया भी इस मामले में इन्वॉल्व होगी तो निश्चित तौर पर बड़े खुलासे होंगे।
और देखिए वो जो स्कार्फ जिससे उसका वो टांगा गया है, आप देखेंगे नहीं जैसे टाई वाई लगा के खूब सुंदर तरीके से उसको स्कार्फ लड़कियां ऐसे फैलाती हैं, वो उस तरह से खूब बढ़िया से फैला करके उसको शो ऑफ किया गया है, जैसे लगता है कि कोई फोटो वगैरह खींचने वाली है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि आकांक्षा को ये लगा था कि मैं मरूंगी, मरते समय के बाद मेरी फोटो छपेगी तो चेहरा अच्छा कर लेती, थोड़ा फैशन कर लेती, तो ऐसी तो चीज़ें हैं नहीं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से उसकी मृत्यु है, वो हत्या है, उसको आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से के साथ कहता हूं कि उनके एफआईआर में कहीं भी आत्महत्या शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने अपने बयान में बार बार कहा है कि आकांक्षा की मां ने जो बयान दिया उस बयान के आधार पर और उनके तहरीर पर एफआईआर लिखी गई है। अगर उस तहरीर को सही भी मान लिया जाए तो भी उसमें कहीं नहीं लिखा है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। उसमें लिखा हुआ है कि मेरी बेटी ने जान गंवा दिया। बहुत बार होता है, जैसे आपका कोई पर्स चोरी हो जाए, आपने कहा गंवा दिए, आपका कोई सामान चोरी हो जाए, आप कहते हैं गंवा दिया। तो चोरी होना, गिव अप होना, कोई ले जाना, वो ये नहीं होता कि मैंने फेंक दिया, मैंने जान दे दी, ऐसा नहीं है। वो मेरी जान चली गई या मेरी बेटी की जान चली गई, अब कैसे गई यह पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन पुलिस उस पर मिसगाइड करके मीडिया को, अन्य लोगों को, इवन आपको बताऊं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि पुलिस ने जो बयान भी अपना दिया कोर्ट में आकर के, उसमें भी यही कहा कि उनकी तहरीर में है कि आत्महत्या कर लिया। हम कह रहे सर आप लोग पढ़ते उड़ते नहीं है क्या? मैंने तो बड़ी जिम्मेदारी से कहा, बड़े चैनल पे एएनआई पे कहा कि बनारस में 20 से ज्यादा बड़े पुलिस आईपीएस अधिकारी हैं और मेरे जैसे छोटे वकील को उनको कानून पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद जब ये केस सॉल्व हो जाएगा तो मैं उनको लीगल नोटिस दे करके उनसे अपनी फीस मांगूंगा कि मैंने आपको कानून सिखाया है, बताया है, इस मामले में मेरी फीस इतनी बनती है, दीजिए। क्योंकि आकांक्षा दुबे के मामले में तो मैं निःशुल्क वकालत कर रहा हूँ। तो उसमें एक वकीलों का बड़ा पैनल हमारे साथ लगा हुआ है, हम सारे लोग निःशुल्क काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अब जैसे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं छोटे शहरों से, छोटे गाँव से जो ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं तरक्की कर रहे हैं। अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, हम बात करें आकांक्षा दुबे की, ये दो ऐसे केस हैं जो इस समय सबसे ज्यादा, खास करके जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको काफी आहत कर रहा है कि ऐसे लोग हैं जो अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। ऐसी क्या वजह? मैं आपको बताऊं, ये हर जगह है। अब सिर्फ सोशल मीडिया इंडस्ट्री की बात भी आप करेंगे, मीडिया इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा हूं, अब एडवोकेसी इंडस्ट्री की भी बात करेंगे, आप किसी भी अगर इंडस्ट्री की बात करेंगे जहां से वो अर्निंग होती है और फेम डेवलप होता है, दोनों चीजें। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा वो फिल्मों की इंडस्ट्री है, आपकी मीडिया इंडस्ट्री बहुत ताकतवर हो गई है। तो जो पहले से स्टेबलिश्ड लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मेरे से जुड़े लोग ही इसमें आगे आवें। लेकिन इतना सोशल मीडिया का एक्सपेंशन है कि किसी की ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता है, उसके अंदर की कला को और उसके अंदर को ज्ञान को दबा नहीं पा रहे लोग। तो देखिए पहले की सरकारों में तो हो जाता था, लेकिन इस सरकार ने युवाओं को उभरने का और काम करने का मौका दिया है, जिससे युवा उभर करके अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो जो इस क्षेत्र में बैठे हुए लोग हैं, जिनको आप अजगर बोल सकते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि नए लोग आवें और नए लोग आगे बढ़े। जैसे देखिए हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका और पश्चिमी बिहार का इलाका, ये जो बड़ा इलाका है लगभग 40-50 डिस्ट्रिक्ट्स का, इस इलाके से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिभा, एनर्जी, ज्ञान, विज्ञान, कौशल निकल कर बाहर आता है। और यहाँ के बच्चे जो निकल करके जाते हैं वो समझौता नहीं करते हैं अपने कला से, अपने ज्ञान से और अपने बुद्धिमत्ता से। तो जब वो समझौता नहीं करते हैं तो जो बड़े अजगर बैठे हुए हैं वो उनके ऊपर कैप्चर करना चाहते हैं उनको और उनको यूज करना चाहते हैं। तो जिसके अंदर कला होगी, ज्ञान होगा, समझ होगी, शिक्षा होगी। आप लोग मीडिया क्षेत्र में बहुत बार आप देखते होंगे, आपके संपादक जी कहेंगे आप ये न्यूज चलाइए, आप कहेंगे नहीं सर हम ये न्यूज चलाएंगे, चलो अगले दिन टर्मिनेशन लेटर आपको आ गया। तो ये सारी चीजें, जैसे हम लोग एडवोकेसी में हैं, हम लोग एडवोकेसी में बहुत दिमाग लगाएंगे तो सीनियर बोलेगा चलो तुमको वकालत नहीं आती, नेतागिरी मत करो, चलो हटो। हर क्षेत्र में जहाँ नेम है, फेम है, वहां पे आप लोगों को लगेगा कि वहां पर जो बड़े एस्टैब्लिश लोग हैं वो नीचे के लोगों का जो उभर करके आगे आते हैं उनका शोषण करते हैं। तो एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार की, गरीब
माँ बाप की लड़की, जिसकी माँ मुंबई में बर्तन मांजने का काम करती थी और बाप दिहाड़ी मजदूर का काम करता था, वह मुंबई के फिल्म जगत में स्टार की तरह जानी जाती है और उसका जो वर्चस्व है वो बड़े बड़े लोगों को चुनौती देता है। वह अपनी शर्तों पर काम करती है, वह समझौते नहीं करती, वह एक्सटॉर्शन के लिए तैयार नहीं होती, वह एक्सप्लॉयटेशन के लिए तैयार नहीं होती। और मुझे लगता है कि जब वो तैयार नहीं होती तो उसकी जबान को दबाने के लिए, कमजोर करने के लिए, आवाज को, उसको जैसा कि उसकी माँ ने बताया, देखिए मैं तो भोजपुरी फिल्में देखता नहीं हूँ, गाने भी नहीं देखता, मैं तो आपको सिंपली बता रहा हूँ कि मैं तो न तो आकांक्षा दुबे को जानता था, न पवन को जानता था, हाँ, और न समर सिंह को जानता था। हाँ, खेसारी वगैरह ये लोग चूंकि सांसद वगैरह हैं तो इसलिए हम लोग इनको जानते हैं। तो लेकिन जो स्टेटस था वो ये था कि इसकी क्षमता से जो लोग आगे बढ़ने के लिए रोकना चाहते थे और चाहते थे कि वो उनके ही पिंजड़े की चिड़िया बन करके रहे, उन्हीं के लाभ के लिए काम करे, उन्हीं के एग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाए, उन्हीं के एग्रीमेंट्स का फॉलो ऑन करे, अन्य लोगों के साथ काम न करे, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। मैं ये फिर से कह रहा हूँ, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। अभी क्या है ये तो विवेचना में स्पष्ट होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी आकांक्षा दुबे के केस में काफी ऐसे राज हैं जो खुले नहीं हैं, काफी राजों से पर्दा उठना बाकी है। और जानकारी के लिए जुड़े रहिए प्रजातांत्रिक न्यूज के साथ।